नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन एक नई सीरीज प्रारंभ करेंगे कक्षा 11 की जो इतिहास है। और कक्षा 11 में आपकी जो इतिहास की पुस्तक संचालित होती है उसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। इस विश्व इतिहास के कुछ विषय के अंदर जितने भी आपके पाठ है या अध्याय है उन सब की बातचीत अपन क्रमानुसार करेंगे, जिसके अंदर नोट्स के साथ साथ MCQ प्रश्न भी आपके संबंधित उनसे जुड़े हुए होंगे। तो सारे बिल्कुल कंप्लीट तरीके से अपना अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लक्ष्मण धारा के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको पहले की कक्षाएं देखने के लिए, यानी अपन और भी विषयों के ऊपर बातचीत कर चुके हैं, तो उनकी कक्षाएं देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, यानी YouTube के ऊपर जाके प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको आराम से वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इसकी PDF जैसे ही नोट्स कंप्लीट होंगे तो मेरी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। और साथ ही MCQ की PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जाकर के लक्ष्मण धारा 3560 लिखेंगे तो आपके सामने चैनल ओपन हो जाएगी। तो चलिए आज पहले चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है? ओके। फिर इसके बाद में आपके अध्याय की जो क्रमानुसार वीडियो है मैं प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड करता रहूँगा, तो आप देखते रहना। तो पहले चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से, यानी जो स्टार्टिंग टाइम है उस स्टार्टिंग टाइम से किस तरीके से शुरुआत हुई और क्या सारी चीज़ें हुई वो अपन देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणी का या ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। यानी आज से 56 लाख साल पहले, यानी इस धरती के ऊपर ऐसे एक जीव की उत्पत्ति हुई या ऐसे एक प्राणी की उत्पत्ति हुई जिसे हम मानव कह सकते हैं। तो हमारा जो प्राचीनतम साक्ष्य है, यानी प्राचीनतम जो अपने मानव के जो अवशेष है वो आज से 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर प्राप्त हुए थे, यानी प्रादुर्भाव हुआ था, जिसे अपन मानव कहते हैं। और आधुनिक जो मानव, वर्तमान समय का जो मानव है, इसका जो टाइमिंग है वो लगभग 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। इन दोनों डेट के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सबसे पहले यानी मनुष्य के अगर पहले अवशेष की बात करें तो ये आपके 56 लाख साल पहले प्राप्त होता है। लेकिन अभी जो वर्तमान समय का जो मानव है, यानी आधुनिक मानव है, जो एक प्रकार का चिंतनशील मानव है, जो सारी चीजें सोच समझ करके करता है, यानी तकनीकी का जो ज्ञान है, इस तरीके का जो मानव है वो आज से 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था। तो दोनों आपको डेट मद्देनजर रखनी है कि 56 लाख साल पहले मतलब मानव की एक जो प्रजाति है उसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी सबसे पहले ऐसे कह सकते हैं कि जो वानर की उत्पत्ति, जिसके अंदर कुछ मानव जैसे अवशेष मिले हो या मानव जैसे कुछ उसके हाथ या पैर हो, इस तरीके का 56 लाख साल पहले हुआ था। और आधुनिक जो मानव है वो लगभग 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था। उसके बाद में बात करें, ये जो आधुनिक मानव था ये भोजन किस तरीके से करता था? तो देखो, भोजन के दो तरीके थे, एक तो शिकार करना और दूसरा संग्रहण करना। और दूसरे जीवों के द्वारा या तो मारा गया या फिर अपनी खुद मौत से मरे हुए प्राणियों या उनसे शरीर का मांस निकाल करके या जानवरों का शिकार करके ये लोग अपना भोजन का स्रोत यानी अपने पेट पूजा करते थे। उसके बाद में पेड़ पौधों से कंद, फल, फूल, बीज आदि बटोर करके अपना भोजन करके पेट भरते थे। तो दो तरीके, एक तो शिकार हो गया यानी शिकार करके ये भोजन करते थे, और दूसरा तरीका हो गया संग्रहण, यानी चीजों को इकट्ठी करते थे। यानी जो पेड़ पौधे थे, इनके बीज है या इनके जो फल है, उनको एकत्रित करके फिर अपना भोजन करते थे। उसके बाद में है आदि मानव के इतिहास की जानकारी, यानी ये जो आदि मानव है इसके बारे में अपने को जानकारी कैसे मिलती है या किन स्रोतों से मिलती है? तो सबसे पहला जो स्रोत है वो जीवाश्म, यानी जीवाश्म एक पुराने यानी बहुत पुराने मानव के अवशेष या छाप होते हैं जो बाद में पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो स्रोत है वो है पत्थर के औजार, यानी प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा बनाए गए और उपयोग में किए जाने वाले पत्थर के उपकरण जो अफ्रीका और यूरोप के अलग अलग हिस्सों से अपने को प्राप्त हुए हैं। और यहाँ प्रारंभिक मानव जीवन काल अलग अलग प्रयोजनों के लिए ये पत्थरों का उपयोग करता था, जैसे कंकड़, तेज पत्थरों के ब्लेड इत्यादि इस्तेमाल किए जाते थे। यानी पहला जो स्रोत है वो जीवाश्म, यानी कुछ जीवा अवशेष अपने को प्राप्त हुए, उससे अपने ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये आदि मानव से संबंधित है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पत्थर के औजार थे वो भी आदिवासियों से या जो आदि मानव जो है उनसे संबंधित है, कि ये आदि मानव जो है पत्थरों का उपयोग चीजों को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए उपयोग करते थे। और उसके बाद में जो तीसरा तथ्य है वो है गुफाओं की चित्रकारी, यानी यूरोप और अफ्रीका में गुफाओं के जो दीवारें हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो प्रारंभिक मानव के इतिहास की जानकारी हमारे को देते हैं। और इधर मैंने चित्र भी दिए हैं एक एक करके कि ये चीजें कैसी होती है। तो देखो,
सबसे पहले बात करें जीवाश्म की, तो ये जो चित्र है वो आपके जीवाश्म से संबंधित है। जैसे कि ये मछली का है, वो एक पत्थर के ऊपर इस तरीके से मतलब चिपक गया है कि मतलब बाद में भी अगर इसको अपन देखेंगे ना तो मतलब अपने को लगेगा कि यहाँ कोई मछली पड़ी थी और इसके अवशेष अभी भी मौजूद है। तो इस तरीके के अवशेष जो एक मतलब एक कठोर चट्टान के रूप में बन जाते हैं और बाद में भी वो कभी खराब नहीं होते या नष्ट नहीं होते, तो वो है जीवाश्म। और उसके बाद में अपन ने बात की थी पत्थरों के औजार, तो ये जो आदि मानव के इस तरीके के जो पत्थर दिख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई खुरसने के लिए काम में लिया जाता था, कोई भाला बनाने के लिए, कोई चीजों को फाड़ने के लिए जो मांस लाते थे ना, उन सारी चीजों के, तो ये हो गए आपके पत्थर। और दूसरी जो चीज थी वो गुफाओं के अंदर बनाए गए चित्र, जैसे कि यहाँ आपको ये एक गुफा है और उस गुफा के अंदर कुछ चित्र भी बनाए हुए हैं। तो ये 3 प्रमुख ऐसे चित्र हैं या ऐसे साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से अपने को आदि मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला जीवाश्म, दूसरा पत्थर और तीसरा ये गुफाओं के अंदर बनाए गए चित्र। ठीक है, चलो आगे अपन देखते हैं ये जीवाश्म और प्रजाति क्या चीज होती है। तो देखो, जीवाश्म एक शब्द अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी के रूप में पड़े रहते हैं। ये सारे के सारे जीवाश्म कहलाते हैं। प्रजाति या स्पीशीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। और एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जैसे कि पशुओं में बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो केवल उसी श्रेणी के जो पशु है वो ही कर सकते हैं। मानव में है तो मानव अपनी श्रेणी से ही अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। और वापस उनसे जो संतान प्राप्त होती है वो भी आगे संतान प्राप्त या संतान उत्पन्न करने की मतलब उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वो तो चीजें होती है जीवाश्म से संबंधित, प्रजाति से संबंधित। और ऊपर जो अपन ने देखी यानी कुछ जीवा अवशेष के रूप में चीजें छट्टान के रूप में समा जाती है, तो वो सारी की सारी चीजें चली जाती है जीवाश्म के अंदर। ठीक है, तो दोनों आपके टॉपिक क्लियर। उसके बाद में देखें मानव के क्रमिक विकास की कहानी। ये इस पुस्तक के अंदर जितने भी नोट्स हैं या मैं जो चीजें आपको दिखा रहा हूं ये पूरी तरीके से आपकी जो कक्षा 11 की इतिहास विषय की जो पुस्तक है ना उससे संबंधित है। एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको मैंने नोट्स के अंदर शामिल नहीं किया। अगर आप पुस्तक नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे के सारे तथ्य जो है वो इन नोट्स के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही ये सारे चैप्टर अपने कंप्लीट होंगे तो मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो मानव के क्रमिक विकास की कहानी के बारे में देखें तो मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवा अवशेषों से मिलता है जो अब बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताएं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। यानी जो हमारे को प्रजातियां मिली है या जो जीवों के अवशेष मिले हैं उनसे हमारे को पता चलता है या उनकी जो शारीरिक जो लक्षण है उसके आधार पर हमने इनको भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा है। एक पुस्तक है या धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है बाइबल, और बाइबल का जो प्रथम अध्याय है ओल्ड टेस्टामेंट। ये ओल्ड टेस्टामेंट धर्म ग्रंथ बाइबल का प्रथम भाग है और इसके अंदर ये कहा गया है कि अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है और उस रचना करते समय प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है। इसके अंदर ये कथन कहा गया है ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल का धर्म ग्रंथ का पहला अध्याय है और उसके अंदर कहा है कि भाई साहब ये जो सृष्टि है इसके ऊपर पूरी सृष्टि के अंदर सभी प्राणियों को परमेश्वर यानी ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के साथ साथ मनुष्य को भी बना करके जो भेजा है वो भी ईश्वर ने भेजा है। तो इस तरीके की बातें जो है वो इस बाइबल से संबंधित है। उसके बाद में अगस्त, अब बाइबल वाला तो मामला क्लियर हो गया। उसके बाद में बात करें कि ये जो मानव है इससे सबसे पहले यानी इसके सबसे पहले साक्ष्य अपने को कहां प्राप्त होते हैं तो देखो अगस्त 1856 की बात है जब मजदूर जर्मनी के डेसेलडोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी यानी अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए। ये चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कॉल फुलरोट को दे दी गई। यानी सबसे पहले वो लोग खुदाई कर रहे थे और उनको कोई खोपड़ी और ऐसे अस्थि पंजर मिले तो वो लोग डर गए होंगे, डर के उनकी जो अवशेष थे वो सारे वो जो एक स्कूली टीचर था उसको ले जाके दे दिए और उस स्कूली शिक्षक का जो नाम था वो था कॉर्ल फुलरोट को सौंप दी गई जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे यानी प्राकृतिक इतिहास के बारे में जानकारी रखते थे। और जांच के बाद उन्होंने पाया कि यह खोपड़ी आधुनिक मानव की तो नहीं है, फिर भी उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर जिसका नाम है हरमन सौफ हुसैन को दे दिया।
यानी जो उसको चीजें प्राप्त हुई थी उस गांव से लोगों ने लाके दी थी, वो चीज जो है वो प्रोफेसर हरमन सॉफ हुसैन को दे दी, के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी ऐसे मानव के रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक है ना। तो अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपने को ये मनुष्य की अवशेष से संबंधित पहली जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, जर्मनी के नियंडर घाटी से मिलती है। और जो समय है वो आपको याद रखना है, अगस्त 1856। कौन सी घाटी? नियंडर घाटी। कहाँ पे पड़ती है? जर्मनी के अंदर। और जर्मनी का जो शहर है उसका नाम है डसेल्डोर्फ। ये उस शहर का नाम है या नगर का नाम है। इसमें चूने की खदान हो रही थी, यानी खुदाई कर रहे थे, और अचानक से एक खोपड़ी का अस्थि पंजर मिलता है, यानी अस्थि पंजर मिलते हैं। और वो अस्थि पंजर स्कूली शिक्षक कॉल फुलरोट को दे दिए जाते हैं। कॉल फुलरोट ने भी इसके ऊपर कुछ छानबीन की और कहा कि ये जो खोपड़ी है वो आधुनिक मानव की तो नहीं हो सकती। तो उन्होंने फिर इस खोपड़ी को आगे भेज दिया। बॉन विश्वविद्यालय है, उसके एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है हरमन सॉफ हुसैन, इनके पास भेज दिया। और इन्होंने भी मतलब वही शोध पत्र में पूरी जानकारी स्पष्ट की और कहा कि ये जो खोपड़ी है वो आधुनिक मानव की तो नहीं है और ऐसा मानव अभी वर्तमान के अंदर अस्तित्व में नहीं है। तो ये बात जो जानकारी है वो आपके कंप्लीट दिमाग में बैठ गई होगी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के कर्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना या युगांतरकारी परिवर्तन हुआ, और इसके अंदर डेट याद रखनी है आपको, 24 नवंबर 1859 को। और 24 नवंबर 1859 को मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में एक व्यक्ति है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन ने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजाति की उत्पत्ति का सिद्धांत, या ऐसे कह सकते हैं प्रजाति की उत्पत्ति से संबंधित एक पुस्तक संचालित होती है या पुस्तक प्रकाशित होती है। और इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के एक ही दिन में हाथों हाथ बिक गई। और डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों के ही कर्मिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। ये जो बात है वो कौन कह रहा है? चार्ल्स डार्विन कह रहा है। चार्ल्स डार्विन किसको कह रहा है? किसी को नहीं कह रहा है, ये अपनी पुस्तक के अंदर कह रहा है। और कौन सी डेट को कह रहा है? 24 नवंबर 1859 को। क्या कह रहा है कि ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य जानवरों के कर्मिक रूप से ही परिवर्तित होकर आया है। जानवरों के कर्मिक रूप से मतलब पहले कुत्ता था, फिर बिल्ली था, इस तरीके से आगे धीरे धीरे करके वानर बना, वानर से आधुनिक मानव बना। इस तरीके से ये धीरे धीरे अभी जो है वो आधुनिक रूप में आया है। ठीक है। और इधर अपन चित्र की बात करेंगे तो आप इधर देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पे जैसे इन्होंने पुस्तक दी है चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सब जीवों से संबंधित, यानी इन सभी जीवों की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार से दूसरे जीवों से हुई है। ऐसा नहीं है कि जो आधुनिक मानव दिख रहा है वो डायरेक्ट ऊपर धरती से टपका हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो अब तक अपन ने इसके बारे में 2-3 चीजें देखी कि मानव के कर्मिक विकास के अंदर बात करें तो पहली जानकारी वो अगस्त 1856 के अंदर नियंडर घाटी, और उसके बाद में बात करें तो 24 नवंबर 1859 की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है उसके संबंध में। उसके बाद में बात करें मानव का क्रमिक विकास जो हुआ था उसमें सबसे पहले जो आया था वो था प्राइमेट, जो आज से लगभग 360 साल पहले विकसित हुआ था। उस प्राइमेट के बाद में आया था होमिनाइड। ये आपको मद्देनजर रखना है, मतलब ये जो बातें हैं वो अच्छे से समझनी है। सबसे पहले जो जीव आया था उसका नाम था प्राइमेट, और उसके बाद में आया था होमिनाइड जो 240 लाख वर्ष पहले विकसित हुआ, और उसके बाद में है होमिनिड जो 56 लाख साल पहले हुआ। और ये ही हमारे मानव का रूप है। और इसी के बाद में इसको अलग अलग शाखाओं में बांट दिया गया है, यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये जो होमिनिड है अलग अलग तरीके से विकसित हुआ। तो इस बात को मद्देनजर रखना बहुत अच्छी तरीके से। कौन सी? प्राइमेट। सबसे पहले जो आए थे वो थे प्राइमेट। प्राइमेट के बाद में जो जीव नया बना उसका नाम था होमिनाइड जो 240 लाख वर्ष पहले था, और होमिनाइड से ये एक शाखा निकलती है जिसको कहते हैं होमिनिड, और ये होमिनिड ही 56 लाख वर्ष पहले मनुष्य का प्रथम अवशेष माना जाता है। इस 56 लाख के बारे में जानकारी अपन ने शुरुआत में देखी थी कि नहीं देखी थी? तो ये जो 56 लाख वाला है वो कौन है? होमिनिड है, और होमिनिड की उत्पत्ति होमिनाइड से हुई है। दोनों के शब्दों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये प्राइमेट क्या होता है। देखो, प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है, और इस प्राइमेट उप समूह में वानर, लंगूर, मानव,
शामिल है और उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है और माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है और प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमेट क्या है। प्राइमेट यानी स्तनपायी, जिनके स्तन होते हैं, ऐसे प्राणी जिनके स्तन पाए जाते हैं उसे कहते हैं प्राइमेट। और इस प्राइमेट उपसमूह के अंदर वानर थे, लंगूर थे और ये जो मानव है वो भी शामिल था। और शरीर की विशेषता देखें तो उनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं और उसके बाद में बात करें तो इनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन बच्चे पैदा होने से पहले वो माँ के गर्भ के अंदर रहता है या माँ के गर्भ में पलता है और उसके बाद में उसके पास में या जो माँ, उसकी जो माँ होती है, उस बेबी को दूध पिलाने के लिए भी उसके पास में कुछ ग्रंथियां विकसित होती है, जैसे कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हो। तो ये एक जो जीव है वो कौन सा जीव है? स्तनपायी जीव है। और इस स्तनपायी जीव को अपन कहेंगे प्राइमेट। क्या कहेंगे? प्राइमेट प्राणी। ठीक है, ये जो है वो प्राइमेट प्राणी है या प्राणी या जीव है। ठीक है, तो इस प्राइमेट से एक नई शाखा निकलती है जिसको अपन कहते हैं होमिनिड। तो दोनों चीजें देखते हैं, होमिनिड और होमिनाइड। चलो क्या चीज देख रहे हैं? होमिनाइड व होमिनिड। देखो, होमिनाइड का मस्तिष्क यानी जो माथा होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। यानी ये जो होमिनाइड है, यानी अपन ने देखा था प्राइमेट, प्राइमेट के बाद में जो जीव आया उसका नाम है होमिनाइड। ठीक है, और होमिनाइड के बाद में जो बना उसका नाम है होमिनिड। ठीक है, अब ये जो अपन इसकी बात कर रहे हैं होमिनाइड की, यानी ये जो होमिनाइड है इनका मस्तिष्क होमिनिडो यानी इनकी तुलना में छोटा होता था। ठीक है, ये चौपाए थे यानी 4 पैरों के बल पर चलते थे। कौन 4 पैरों के बल पर चलते थे? होमिनाइड। लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड यानी ये जो होमिनिड है वो क्या करते थे? सीधे होकर खड़े होकर चलते थे और पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे। तो ये जो है वो कम विकसित है और ये जो होमिनिड जो है वो अधिक विकसित है। यानी मनुष्य का अधिक विकसित जो भाग है वो होमिनिड है और होमिनिड जो है वो इस होमिनाइड से ही निकले हुए प्राणी है। ये बात ध्यान रखना, यानी होमिनाइड से जिन जीवों की उत्पत्ति हुई वो है होमिनिड। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं इस होमिनाइड और होमिनिड में अंतर क्या है। तो अपन ने सबसे पहले विशेषता देखी, ये जो होमिनाइड है इनका जो माथा था यानी इनका जो सर था वो इन होमिनिडों की तुलना में, यानी जो होमिनिड है इनकी तुलना में छोटा होता था। और ये जो होमिनाइड है यानी ये वाले, इनकी जो मतलब पैरों की संख्या मतलब 4 पैर थे और ये चारों पैरों के बल पे चलते थे। यानी इनका अलग से कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था कि ये खड़े होकर चलते थे, ऐसा कुछ नहीं। और अगले हिस्से के जो शरीर था वो इसका लचकदार होता था। और इसके विपरीत जो होमिनिड थे ये खड़े होकर के चलते 2 पैरों के ऊपर। ठीक है, और उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे। तो इसमें जो आधुनिक मानव है वो कौन सा है? होमिनिड है कि नहीं है? यानी ये ज्यादा काम कर रहा है, 2 पैरों के बल पे चल रहा है और जो अपने हाथ है इन हाथों का भी उपयोग कर रहा है। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि मस्तिष्क का बड़ा आकार। ये जो होमिनाइड है इनका तो आकार जो मस्तिष्क का था वो छोटा था, लेकिन यानी सॉरी कम नहीं, छोटा था। और जो होमिनिड है इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा है और पैरों के बल पर ये सीधे चलते थे, यानी खड़े होने की इनके अंदर क्षमता थी और 2 पैरों के बल पर चलना सीख गए थे ये। और हाथ की विशेष क्षमताओं से वो विशेष प्रकार के औजार बनाना भी सीख गए थे और हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करना भी सीख गए थे। कौन से मानव? अपने प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मानव ने हाथों से औजार बनाने का पहली बार प्रयास करना शुरू कर दिया था? तो होमिनिड। अब इस होमिनिड की आगे और भी शाखाएं आएगी, मैं थोड़ा सा इसको साइड में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपन ने जो बात की है उसका नाम है प्राइमेट यानी स्तनपायी प्राणी। इन प्राइमेट से ही एक समूह निकलता है जिसका नाम है होमिनाइड। और इस होमिनाइड से एक विकसित रूप निकलता है जिसका नाम है होमिनिड। ठीक है, अब ये होमिनिड जो है वो आगे कई प्रकार की शाखाओं के अंदर बढ़ जाएगा।
ठीक है। और अपन ने इसके अंदर विशेषता देखी कि ये जो होमिनाइड है इनका जो माथा होता है उसका आकार छोटा होता है। ये बार बार कम क्यों आ रहा है भाई? ठीक है ना। होमिन जो नाइड है इनका जो मतलब मस्तिष्क का जो आकार है वो छोटा होता है, लेकिन इनके अंदर जो मस्तिष्क का आकार जो है वो बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद में ये देखा कि ये कम विकसित था और ये अधिक विकसित था। ठीक है। और ये चलने के लिए चारों पैरों का उपयोग करता था और ये चलने के लिए दो पैरों का उपयोग करता था और ये अपने हाथों का अच्छी तरीके से उपयोग करके औजार भी बना लेता था। ये चीज अपन ने देखी। आज प्रॉब्लम क्या आ रही है? कोई इश्यू आ रहा है क्या? आवाज वगैरह क्लियर नहीं आ रही क्या? ओके, रिकॉर्ड तो सही तरीके से हो रहा है पर अटक क्यों रहा है? चलो कोई दिक्कत आ रही होगी, हैंग वगैरह हो रहा है। चलो, तो ये अपन ने अंतर देख लिया कि होमिनाइड व होमोनिड में क्या मेन अंतर है। अपने को कंफ्यूजन इन्हीं चीजों के अंदर होता है, होमिनाइड और होमोनिड। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये 4 प्रकार के माथे दिए हुए, यानी खोपड़ी दी हुई है, यानी खोपड़ी का एक वानर की है, यानी एक जो वानर है उससे संबंधित ये खोपड़ी है। उसके बाद में खोपड़ी ख, यानी ये वाली, ये खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति की है, जो नीचे देखिए, यानी अपन नीचे और देखेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस है क्या। ठीक है। उसके बाद में खोपड़ी ग, ये होमो इरेक्ट्स मतलब इरेक्ट्स से है, जो सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी थे। और खोपड़ी ग ये होमो सैम्पियंस की है, जो चिंतनशील प्रज्ञ मानव जो थे वो, या आज का जो मानव है, हम सारे के सारे इसी से निकल के आए हैं। यानी हमारे जो पूर्वज है वो कौन है? होमो सैम्पियंस है। ठीक है। चलो, तो ये खोपड़ी से संबंधित आपने जानकारी देख ली होगी। अब आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस ये सारे क्या है? अपने तो केवल अभी प्राइमेट पढ़ा है और प्राइमेट के बाद में होमोनाइड पढ़ा है और होमोनाइड के बाद में होमोनिड पढ़ा है। अब होमोनिड के अंदर ये सारी चीजें आएगी, यानी जो अपन ने होमोनिड देखा है, इस होमोनिड के अंदर अपन ये सारी चीजें देखेंगे। यानी होमोनिड की अलग भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्ट्स, होमो सैम्पियंस ये सारे देखेंगे। तो देखो, होमोनिडों का उद्भव जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। और आपको पता होगा कि वानर के जो अवशेष है वो भी अपने को सबसे पहले, या मनुष्य के जो सबसे पहले अवशेष है जो भी कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका के अंदर मिलते हैं। तो होमोनिडों का जो उद्भव है वो अफ्रीका महाद्वीप में होता है। अफ्रीकी वानरों का समूह होमोनिडों में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, यानी अफ्रीका के जो वानरों का समूह है और होमोनिडों के जो अवशेष है वो भी उसी से संबंधित है। ठीक है। आगे, सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी सबसे प्राचीन होमोनिड का जो जीवाश्म है उसका क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी वंशज के हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और उनका समय लगभग आज से 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। अब चीजें आपके दिमाग में बैठ रही होगी, यानी जो ये होमोनिड है, या सॉरी होमिनिड, ठीक है, ये होमिनिड जो मानव है या होमोनिड जो मानव है, इस होमिनिड समूह की विशेषता या होमिनिड जो मानव है इसकी विशेषता के अंदर देखें तो इसका सबसे पहला जो जीवाश्म है, क्या जीवाश्म है, उस जीवाश्म का क्या नाम है? उस जीवाश्म का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, सबसे पहले हमारे को जहां से प्राप्त हुआ उस क्षेत्र का नाम है पूर्वी अफ्रीका। ठीक है। और कितने साल पहले? 56 लाख वर्ष पूर्व। समझ में आ रहा है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये होमिनिड श्रेणी का ही मानव का एक प्रकार का रूप है, जो अपने को अफ्रीका से प्राप्त हुआ है 56 लाख साल पहले। अब आगे देखते हैं होमिनिड। अब होमिनाइड तो अपन ने देख लिया, यानी अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो इसके ऊपर कौन सा आएगा? होमिनाइड आएगा। और होमिनाइड से ही अपना जो मानव विकसित हुआ है जिसका नाम क्या है? होमिनिड। और होमिनिड के 2 भाग थे, एक तो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा था होमो। यानी होमिनिड से 2 मानव प्रजातियां निकली है, एक तो निकली है आपकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरी निकली है होमो। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक जो शब्द है वो लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के फिथिकस यानी वानर से बना है। क्या मतलब हो गया? दक्षिणी वानर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द का अर्थ क्या है? दक्षिणी या वानर।
यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो शब्द है लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल, ठीक है, और दक्षिणी भाषा मतलब जिसका मतलब होता है दक्षिणी, और यूनान भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है फिथिकस, और फिथिकस को अपन हिंदी में कहते हैं वानर, यानी इसका शाब्दिक अर्थ हो गया दक्षिणी वानर, यानी ऐसा समूह। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब होता है एक ऐसा समूह जो दक्षिण में वानरों का समूह था। और एक जगह है जिसका नाम है ओल्डुवाई गॉर्ज, ओल्डुवाई गॉर्ज जो तंजानिया अफ्रीका में स्थित है, और यहां से मैरी लीकी की टीम ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस को खोजा था। और अपन ने ऊपर पढ़ा था कि 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो अपने अफ्रीका महाद्वीप से खोजा गया था, मानव का पहला अवशेष। और सबसे पहला ये अवशेष है, अपन वैसे आगे इसको विस्तृत रूप से देखेंगे, यानी सबसे पहला ये जो अवशेष है वो अफ्रीका के एक क्षेत्र तंजानिया से प्राप्त होता है। और किसकी टीम इसको खोजती है? मैरी लीकी की एक टीम है जो 40 वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर मानव की उत्पत्ति से संबंधित शोध कार्य कर रही थी। और इन्होंने एक समय ऐसा आया और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज की, और जिस घाटी का या उस क्षेत्र का जो नाम है उसका नाम है ओल्डुवाई गोर्ज। ठीक है, आगे देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपने को प्राप्त हुआ है उसके क्या लक्षण है। जैसे कि आपको चित्र के अंदर दिख रहा है, ये इस तरीके की खोपड़ी हुआ करती थी जिसमें बड़ी बड़ी आंखें हैं, और आगे के जो हिस्से के जो दांत है वो काफी बड़े हैं। तो देखो मस्तिष्क का जो आकार है वो छोटा है, यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसमें मस्तिष्क इतना बड़ा नहीं है, और पिछले दांत बहुत बड़े थे, यानी इनके जो पिछले वाले जो दांत है वो काफी बड़े थे। हाथों को सीमित दक्ष किया गया था, यानी इनके जो हाथ थे वो इतने अच्छे तरीके से दक्ष नहीं थे, अच्छे तरीके से वो औजार वगैरह नहीं बना सकते थे, लेकिन थोड़े बहुत दक्ष थे। और सीधे होकर खड़े होने की इसके अंदर क्षमता विकसित हो चुकी थी, और पेड़ों पर जीवन जीने के आवश्यक विशेषताएं मौजूद थी, यानी इनके अंदर पेड़ों के ऊपर जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं वो इनके अंदर मौजूद थी। ठीक है, अब बात आती है कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो आखिरकार गायब कैसे हुआ। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लुप्त होने के कारणों के अंदर देखा जाए तो सबसे पहला है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था का मतलब क्या है कि ये लोगों ने जिन तरीकों को अपनाया और वापस अपने आप को उसी तरीके के अंदर ढालना शुरू कर दिया था, तो वापस इनका जो प्रारंभिक रूप था वो प्रारंभिक रूप में गए ही नहीं, नया रूप हो गया। इसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। और दूसरा है ध्रुवीय हिमाच्छादन, और ध्रुवीय हिमाच्छादन के कारण इन्होंने यहाँ से प्रवास कर लिया या किसी दूसरी जगह पर चले गए थे, इसलिए ये धीरे धीरे लुप्त हो गए थे। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी दिख रही है, और ये आपका ओल्डुवाई गोर्ज क्षेत्र है, और इसको आगे मैंने पिक्चर के अंदर भी आपको अच्छी तरीके से दिखाया है। ये इस तरीके से थे जहाँ से अपने को सबसे पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला था, यहीं से इसी घाटी के अंदर। एक प्रकार की मतलब मैदानी क्षेत्र है, ये वो इस अवशेष है यहाँ से मिले हैं, जहाँ से अपने को मिला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, चलो आगे। अब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसकी छोटी सी कहानी है, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डुवाई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959, यानी सबसे पहले ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस खोजा गया था इस क्षेत्र के अंदर खोजा गया। कौन सा क्षेत्र? ओल्डुवाई गोर्ज। और ओल्डुवाई गोर्ज कहाँ पड़ता है? तंजानिया के अंदर पड़ता है, और तंजानिया अफ्रीका के अंदर है। और इसके अंदर खोज होती है इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 17 जुलाई 1959। ओल्डुवाई गोर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मनी तितली संग्राहक के द्वारा खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर ओल्डुवाई नामक मेरी और लुइस लीकी के साथ गहराइयों के साथ में जुड़ गए, यानी ये दो मतलब ऐतिहासिक खोज करता है, इनके साथ में जुड़ गया। और इन लोगों ने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक यहाँ शोध कार्य किया था। मेरी लीकी ने ओल्डुवाई और लतोली पुरातत्वीय खुदाई के कार्य की देखभाल की थी। और जैसे कि आपको मानचित्र में दिख रहा है कि यहाँ पे ये तंजानिया है और ये आपका क्षेत्र है ओल्डुवाई क्या था? गोर्ज था, ओल्डुवाई गोर्ज ये क्षेत्र है। और यहाँ से जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी, जो अवशेष प्राप्त हुए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, यानी ये जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये उसके अवशेष हैं। ओके, इसमें कोई इस तरफ चित्र है क्या? नहीं। आगे बात करेंगे होमो मानव प्रजाति। तो अपन की पहली जो है ऊपर, जैसे अपन वापस चार्ट को देखेंगे
तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो अफ्रीका से प्राप्त होता है। और अफ्रीका से कहां से प्राप्त होता है? तंजानिया एक क्षेत्र है तंजानिया, और तंजानिया के अंदर एक अगर विशेष क्षेत्र की बात करें तो उसका नाम है ओल्डुवई गोर्ज। तंजानिया अफ्रीका से सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष प्राप्त होते हैं। मैरी लीकी के टीम के द्वारा इनको खोजा गया था। और डेट की याद रखनी है, तो डेट आपको याद रखनी है 17 जुलाई 1959। उसके बाद में अपन बात करेंगे वो है होमो, यानी ये जो होमो है ये भी लैटिन भाषा से बना है। अब बात करेंगे होमो, और इस होमो के भिन्न भिन्न प्रकार आते हैं। होमो मानव प्रजाति, जिसमें सबसे पहली जो प्रजाति आती है वो होती है होमो हेबिल्स, यानी औजार बनाने वाले जो आधुनिक जो इस तरीके के जो औजार बनाए थे वो जो आदि मानव थे उनको कहा गया था होमो हेबिल्स। और उसके बाद में आता है होमो इरेक्टस, यानी सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले जो मानव के जो प्रारंभिक रूप के प्राणी हैं उनको कहा गया होमो इरेक्टस। और उसके बाद में आता है होमो सैम्पियनशिप, यानी हमारा जो प्रज्ञ और चिंतनशील जो मानव के जो अवशेष है वो है होमो सैम्पियंस। और होमो सैम्पियंस के अंदर भी भिन्न भिन्न नाम है, जैसे कि होमो हाइडेलबर्गेसिस, यानी ये हिडनबर्ग से प्राप्त हुए इसलिए इसका नाम ये पड़ गया। और उसके बाद में होमो निडरथलेसिस, यानी होमो निडरथल घाटी से प्राप्त हुए इसलिए इनका नाम होमो निडरथल रख दिया गया। इस तरीके से होमो हैबिल्स के जीवाश्म इथोपिया में, और ये होमो हैबिल्स जो है यानी ये जो औजार बनाने वाला जो मानव है इसके जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त होते हैं। ये भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यानी औजार बनाने वाले मानव के सर्वप्रथम अवशेष की बात करें जिसके अंदर इसको होमो हैबिल्स कहा जाता था, जो औजार बनाता था, और इसके जीवाश्म एक तो मिले हैं इथोपिया से, और इथोपिया में जिस क्षेत्र पे से मिले हैं उसका नाम है ओमो, और दूसरा प्राप्त हुआ है तंजानिया जो अफ्रीका में पड़ता है और उस क्षेत्र का नाम है ओल्डुवई गोर्ज। उसके बाद में बात करें होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। जहां अगर बात करें तो कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केनिया, मोड, जोकरते, संगीरिन, जावा आदि क्षेत्रों के अंदर इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, यानी एशिया के अंदर जो जीवाश्म पाए गए हैं वो अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों के तुलना में परवर्ती काल के हैं, यानी उनके बाद के समय के हैं। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण तथा पूर्वी उत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि जो अफ्रीका महाद्वीप के जो होमिनिड है ये दूसरे महाद्वीप में चल करके कब गए थे और उसका समय जो था वो था 20 से 15 लाख वर्ष पहले। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। यानी ये जो होमोनिड है वो पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण से पूर्वी उत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी ये गए थे। और इस तरीके की जो जानकारी है वो आज से 20 से 15 लाख पहले घटित हुई थी या घटना घटित हुई थी। ठीक है, उससे संबंधित ये अफ्रीका का मैप है और ये यहाँ पे तंजानिया है जिससे अपने को कुछ इंपोर्टेंट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे विश्व में मानव प्रजातियों का निवास, यानी 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश के अंदर मानव रहते थे। कौन रहते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस जो है वो 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व रहते थे अफ्रीका में। उसके बाद में 10 लाख से 40 हजार वर्ष पूर्व की बात करें तो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के अंदर होमो इरेक्टस, आद्य होमो सैम्पियंस, निडरथल मानव, होमो सैम्पियंस और सैम्पियंस के बाद में आधुनिक मानव जो है वो यहाँ निवास करता था, यानी 10 लाख से 40 हजार वर्ष पूर्व। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज से 45 हजार वर्ष पूर्व आधुनिक मानव था और उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रांत द्वीप समूह था। बाद में निडरथल मानव यानी आधुनिक मानव यहाँ पे विकसित होता है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी रेगिस्तान, वर्षा वन में कुछ भी अपने को अवशेष नहीं मिलते हैं। अब बात करेंगे आधुनिक मानव के उद्भव के सिद्धांत, यानी ये जो आधुनिक मानव हुआ है इसके उद्भव के क्या क्या सिद्धांत है। ओके, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर बहुत ही विवाद है और इस विषय पर दो प्रचलित मत है। यानी ये जो आधुनिक मानव है यानी ये कहाँ बना, किस तरीके से बना और इसका विकास संपूर्ण विश्व में किस तरीके से हुआ, इसको लेकर के लोग आपस में अभी भी लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन इसके रूप में दो प्रचलित अभी भी मत यानी धारणाएं हैं।
कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहला है क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल, ठीक है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और दूसरा जो मत है वो है प्रतिस्थापन। दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पर हुआ है। और इसको अपन इस चित्र के माध्यम से बड़ी अच्छी से तरीके से देखेंगे। सबसे पहला है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल क्या कह रहा है? प्रतिस्थापन मॉडल ये कह रहा है कि इसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पर हुआ है। यानी ये इस तरीके का बात कह रहा है, ये जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका में ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, और अफ्रीका से ही मानव एशिया महाद्वीप में गया है, और अफ्रीका से ही मानव यूरोप महाद्वीप में गया है, और भी जो क्षेत्र है उनके अंदर इस तरीके से ये गया है, और इनके अवशेष जो है मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप वाले से संबंधित है। ये तो है प्रतिस्थापन मॉडल। लेकिन क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल क्या कह रहा है कि यूरोप जो महाद्वीप है, इसके अंदर जो मानव पैदा हुआ है वो पूरे यूरोप के अंदर है, अफ्रीका के अंदर जो पैदा हुआ वो पूरा अफ्रीका के अंदर है, और एशिया के अंदर जो पैदा हुआ है वो पूरा एशिया के अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि यहां से निकल करके आया था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके की बात जो है वो क्षेत्रीय निरंतरता के मॉडल में की जाती है। और प्रतिस्थापन का मॉडल का मतलब होता है उद्भव का जो है वो एक ही स्थान, यानी एक ही स्थान पर मानव की उत्पत्ति हुई है। और प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार देखा जाए तो मानव की जो उत्पत्ति का जो स्थान है वो अफ्रीका माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव के जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें तो इथोपिया से एक प्राप्त हुआ है जिसका नाम है ओमोकीबिस, यानी ओमोकीबस, जो 1,95,000 से 1,60,000 वर्ष पुराना है। दक्षिणतम अफ्रीका के अंदर बॉर्डर गुफा के अंदर दी केल्डर्स कॉलिजिस नदी का मुहाना से प्राप्त हुआ है 1,20,000 से 50,000। मोरक्को के अंदर दर एस सुल्तान जो 70 से 50,000 साल पहले पुराना है। इजराइल के अंदर कफजे रखूल, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुको लेक से भी अपने को अवशेष प्राप्त होते हैं। बोर्नियो निया गुफा से, और फ्रांस के अंदर क्रोमेगन लेस आइजिस के पास से भी अपने को 35,000 वर्ष पूर्व के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके, वैसे छोटा रूप अपन ने पहले देख लिया था, अब इस विस्तृत रूप के अंदर देखेंगे। आदिकालीन मानव जो है वो कई प्रकार से अपना भोजन जुटाते थे, जिसके अंदर सबसे पहला है संग्रहण, उसके बाद में शिकार, और उसके बाद में अपमार्जन, और तीसरा जो है वो मछली पकड़ना। तो चार्ट में देख लिया, आदि मानव के भोजन के तरीके के अंदर सबसे पहले संग्रहण करना, दूसरा शिकार करना, तीसरा अपमार्जन, और चौथा जो था मछली पकड़ना। ठीक है, संग्रहण की प्रक्रिया के अंदर देखें तो संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल एवं कंद मूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं शिकार, यानी जो संग्रहण है उसके बारे में अपन केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि भाई साहब ये लोग अगर जंगल में रहते थे तो पेड़ पौधों को संग्रहित करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, उसके बाद में है शिकार करना। आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरस कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे या कोई हिंसक जानवर उनको मार देता था। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमोनिड छोटे स्तनपायी जानवरों जैसे चूहे, सछुंदर जैसे कृतकों, पक्षियों यानी उनके अंडे और सरीसृपों अथवा अन्य छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते थे। यानी जो होमिनिड जो प्राणी है वो छोटे स्तनपायी जो जानवर होते हैं, जिसमें चूहे हैं, ससुंदर है, छोटे पशु पक्षी है, सरीसृप है और छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनसे संबंधित जो जानवर होते थे उनको खाते थे। ठीक है, और यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक तो है अपमार्जन और दूसरा रसदखोरी, जो कि ऊपर मैंने दे दिया। रसदखोरी का तात्पर्य है भोजन की तलाश करना, और अपमार्जन से तात्पर्य है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से। ठीक है, आगे देखें। लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार करना और उनके वध करने के सबसे पुराने स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से प्राप्त होते हैं। यानी ये जो जितने भी बड़े स्तनपायी जानवर है, यानी स्तनपायी जानवरों का, बड़े स्तनपायी जानवरों का वध करने का सबसे पहले सुनियोजित यानी योजनाबद्ध तरीका जो है वो आज से 5 लाख साल पहले अपनाया गया, और इसके अवशेष जो है अपने को दक्षिणी इंग्लैंड के अंदर से मिलता है, जिसका नाम है पॉक्स ग्रोव। क्या नाम है? पॉक्स ग्रोव। और एक जगह है 5 लाख साल पहले जर्मनी में सोनीजन, जर्मनी में जो है
सोनीजन से प्राप्त होते हैं जो 4 लाख साल पहले के हैं। यानी 2 जगह से अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किसके? योजनाबद्ध तरीके से जानवरों के पकड़ने के। सबसे पहले जो मिलते हैं वो तो मिलते हैं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से, जो 5 लाख साल पहले के हैं। उसके बाद में मिलते हैं जर्मनी से, जिसका नाम है सोनीजन, जो लगभग 4 लाख साल पहले के हैं। दोलनी वेस्तोनाइस नदी जो चेक गणराज्य के अंदर पड़ती है, और यहां से भी अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो लगभग 35,000 वर्ष पुराने हैं। क्या नाम है? दोलनी वेस्तोनाइस। यहां से भी अपने को कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने से संबंधित है, जो चेक गणराज्य जर्मनी के आसपास पड़ता है। और यहाँ से भी अवशेष जो मिलते हैं वो 35,000 वर्ष पुराने हैं। और मछली पकड़ने के अंदर बात करें तो मछली पकड़ना भी एक भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत के अंतर्गत शामिल होता था, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है। आगे बात करें आदि मानव के निवास स्थल, यानी आदि मानव कहाँ कहाँ रहता था। चलो, आदि मानव प्रारंभिक में पेड़ों पर रहते थे, बाद में गुफाओं पर रहना प्रारंभ किया, और उसके बाद वो धरातल पर आ गए। यानी सबसे पहले पेड़ पर रहते थे, पेड़ से ये लोग गुफा में चले गए, और गुफा के बाद में ये धरातल पर आ गए। तो ये इनके 3 प्रमुख क्रम हैं। ठीक है, आगे बात करें किलोम्बे यानी गुफाओं तथा खुले स्थान पर आवास के साक्ष्यों की बात करें, यानी गुफाओं में और खुले स्थान जो थे उनमें कहाँ कहाँ ये रहते हैं, और इसके प्रथम साक्ष्य अपने को कहाँ से मिलते हैं। तो एक जगह है जिसका नाम है किलोम्बे व ओलोजेसाइली। किलोम्बे ओलोजेसाइली जो अपने को केन्या से प्राप्त होती है, यानी या फिर केन्या में स्थित है। और यहाँ से सल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले, यानी हाथ से चलाने वाले जो उपहार है, मतलब जो औजार है वो उपकरण हस्त कुठार मिले हैं। और ये औजार 7 लाख से 5 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख साल पुराने हैं। यानी किलोम्बे और ओलोजेसाइली जो केन्या में पड़ते हैं, यहाँ से अपने को हस्त कुठार मिला है और सल्क उपकरण मिले हैं। और ये औजार जो है वो 7 लाख से 5 लाख पुराने हैं, 5 लाख साल पुराने हैं। उसके बाद में एक गुफा है जिसका नाम है लेजरेट गुफा, जो फ्रांस में पड़ती है। यहाँ से एक छोटा सा आवास मिला है 12x4 का, और इस निवास स्थान से सटकर इसे निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। और इसके अंदर से 2 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, और इन पर भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य जैसे फलों, वनस्पति, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों और अंडों और मीठे जल की मछलियां, यानी इनके पास ये भी अवशेष मिले, फलों, वनस्पति, बीज, काष्ठफल, पक्षियों के अंडे और मीठे जल की जो मछलियां हैं जिनका नाम है ट्राउट, पर्स और कार्प। क्या नाम है? ट्राउट, पर्स और कार्प। ये इनके 3 नाम हैं जो मीठे जल में रहने वाली मछलियां हैं, इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे है चूल्हों से नियंत्रित अग्नि के प्रयोग, यानी जो चूल्हे उपयोग किए गए थे इनसे अग्नि के नियंत्रण के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे कि भाई इन लोगों ने जो गुफा है उसके अंदर चूल्हे का उपयोग प्रकाश के लिए किया होगा, या फिर उष्णता यानी ठंडे से बचने के लिए किया होगा, या फिर जंगली जानवरों को भगाने हेतु किया होगा। उसके बाद में भोजन पकाने से संबंधित किया होगा। और जो 5वां है वो लकड़ी की कठोर, यानी लकड़ी को कठोर बनाने के लिए और भाला बनाने के लिए इस तरीके से इनका गुफा के अंदर चूल्हों का उपयोग किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेरा अमाटा जो फ्रांस के अंदर स्थित है। टेरा अमाटा जो फ्रांस में स्थित है उससे अपने को घास फूस और लकड़ी की छत वाली एक कच्ची कमजोर झोंपड़ियां जो सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई गई थी। अब इसका चित्र देख लेते हैं सबसे पहले, ये इस तरीके से, और इसके अंदर चूल्हे के अवशेष भी मिले, और ये घास की झोंपड़ी बनाई गई थी, कच्ची थी। अब इससे अपने को क्या है, मौसमी प्रवास की जानकारी मिलती है, मौसमी प्रवास की जानकारी मिलती है। यानी सर्वप्रथम जो मानव था वो पेड़ों के ऊपर रहता था, और पेड़ों के ऊपर बारिश से बचने के लिए कोई इलाज था ही नहीं। अगर भारी मात्रा में बारिश हो रही है तो वो पेड़ों पे ऊपर बैठे बैठे भीगते थे। तो इससे बचने के लिए यानी मौसमी प्रवास, यानी मौसम से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इस तरीके से घास फूस के अपने घर बनाने शुरू किए। और इसके पहले जो साक्ष्य मिलते हैं वो अपने को मिलता है टेरा अमाटा फ्रांस से। एक क्षेत्र है जिसका नाम है टेरा अमाटा जो फ्रांस में स्थित है। उसके बाद में है सेचोवा
जो केन्या के अंदर पड़ता है, और उसके बाद में स्वाट क्रांस जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। केन्या में सेचोवा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाट क्रांस में पत्थर के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले, जो आज से 14 से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। यानी दो क्षेत्र, सेसोवा केन्या और स्वाट क्रांस दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, और यहां से अपने को पत्थर के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी के साथ जली हुई हड्डियों के टुकड़े भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद में प्रारंभिक मानव औजार निर्माण, यानी ये जो प्रारंभिक मानव है इसने किस तरीके से औजार को निर्मित किया। पत्थर के औजार बनाने और इनका इस्तेमाल किए जाने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया से प्राप्त होते हैं, और इथोपिया के बाद में केन्या से प्राप्त होते हैं। दो चीज, इथोपिया से पहले औजार के साक्ष्य, और इथोपिया के बाद में केन्या से औजार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यह संभवतः औजार जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने ही बनाए थे। और बात ध्यान रखना, ये जो औजार बनाए थे, औजार बनाने वाली प्रजाति का जो नाम था उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। श्रेणी या रुखानी, इनके अंदर जो औजारों की बात करें तो श्रेणी या रुखानी होती थी। जैसे छोटा औजार बनाने के लिए तकनीकी शुरू हुई, और इनके नुकीले ब्लेड से हड्डी, सींग, हाथी दांत, लकड़ी पर नक्काशी करना और खुरीदना संभव हुआ। यानी ये लोगों ने औजार बनाए, इन लोगों ने औजार बनाए, और औजारों के अंदर श्रेणी और रुखानी होती थी जो छोटे से औजार के रूप में प्रयोग होती थी, और इसके आगे एक नुकीला भाग होता था जो हड्डी, सींग, हाथी दांत आदि को काट करके उसके ऊपर नक्काशी करने के लिए काम में लिया जाता था। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना। समूरदार का मतलब होता है मोटी जो खाल होती है ना वो, और रोएदार खाल का कपड़े की तरह उपयोग किया जाने लगा, और जिसको सीलने के लिए एक सुई का भी आविष्कार हुआ। और सिले हुए कपड़े का सबसे पहला साक्ष्य आज से 21,000 वर्ष पुराना है। यानी मनुष्य ने 21,000 वर्ष पहले सुई का आविष्कार कर लिया था और सिले हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। अब भले ही वो खाल के बने हो, लेकिन इसके बारे में इस तरीके की जानकारी है। और यहाँ एक अगर अत्याधुनिक इनके औजार की बात करें तो जिनका नाम है पंच ब्लेड तकनीक। और पंच ब्लेड तकनीक के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया गया, यानी जैसे कि ये हटाया जा रहा है। इससे एक चपटी सतह तैयार की गई जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है, यानी इससे ये इसको अलग कर दिया गया। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से और प्रहार किया गया, जैसे कि ये यहाँ प्रहार किया जा रहा है। और इसके धारदार पट्टी, इसके मतलब इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, अथवा इनसे एक तरह की श्रेणियां बन जाती है जिनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत, लकड़ी को अच्छे से उकेरा जा सकता है, जैसे कि आपको चित्र के अंदर दिख रहा है। और हड्डी पर नक्काशी का नमूना, इस पर अंकित जानवरों के चित्र, और ये इस तरीके से इसके ऊपर जानवरों के चित्र भी बनाया करते थे। और ये एक तरह का भाला था उस जमाने में, ये जैसे कि यहाँ इसके ऊपर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे। आदि मानव संप्रेषण व संसार का विकास, यानी आदि मानव ने आपस में बोलना कैसे प्रारंभ किया, या फिर वो अपने जो बातें थी, अपनी बातें एक दूसरे के साथ में कैसे बताते थे। तो सबसे पहला है अंग विक्षेप। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी हाव भाव या हाथ का संचालन करके या हाथ हिला करके आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। यानी मनुष्य ने सबसे पहले अगर भाषा संप्रेषण की बात करें या अपने विचार संप्रेषण की बात करें कि उन्होंने एक दूसरे के साथ में विचार किस तरीके से साझा किए, तो उसके अंदर सबसे पहला बिंदु जो है वो अंग विक्षेप है। अंग विक्षेप, अंग विक्षेप का मतलब यह है कि मनुष्य ने सबसे पहले अपने अंगों का प्रयोग यानी हाव भाव के माध्यम से हाथ हिला करके या हाथों का संचालन करके एक दूसरे के साथ में अपने जो मन के भाव है वो प्रकट करने शुरू किए। उसके बाद में है मौखिक अशाब्दिक संचार, यानी उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग किया गया, यानी कुछ अजीब सी आवाज निकालना, एक या दो आवाज इस तरीके से। उसके बाद में आह्वान या बुलाने की प्रक्रिया, मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलाने की क्रिया से ही हुआ था, जैसे कि नर वानरों में देखा गया।
प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत ही कम ध्वनियों का प्रयोग करता था और धीरे धीरे ध्वनियों को आगे चलकर भाषा का रूप जो है वो विकसित हो गया। और होमो हैबिल्स के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसके उसके लिए बोलना संभव हुआ, जो आज से 20 लाख साल पहले हुआ था। तो आपको यहां एक ध्यान रखना है, होमो हैबिल्स जो प्रजाति है, उस प्रजाति ने या उस प्रजाति के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट फिक्स किया गया जो बोलने से संबंधित था। यानी सबसे पहले होमो हैबिल्स से ही बोलना प्रारंभ किया था, बोलना प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके बाद में है कला के द्वारा संचार, यानी कला के द्वारा उन्होंने किस तरीके से अपने संचार किया था या अपनी बातों को स्पष्ट किया था। तो कला के संबंध में देखें तो चित्रकला के साक्ष्य, एक गुफा का नाम है ऑल्टीमीरा की गुफा जो स्पेन के अंदर है। ऑल्टीमीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की और मॉर्सिलिनो सेंज दी सउतुओला का ध्यान उसकी बेटी मौर्या द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया, यानी 1879 में दिलाया गया। और मॉर्सिलिनो जो था वो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातात्विकविद था। यानी उनकी बेटी जो थी वो उनका जो सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था, वहां पे खेल रही थी और अचानक उस बेटी की नजर छत के ऊपर गई ऊपर, तो उसके ऊपर एक बैल का चित्र दिखाई दिया। जिस तरीके से इस चित्र में दिख रहा है, ये इस तरीके का एक बैल का चित्रण किया गया था और बाद में ये काफी फेमस भी हो गया था। और उसके बाद में लेस कॉकस की गुफा फ्रांस और सौवे की गुफा, ये भी फ्रांस में स्थित लेस कॉकस और सौवे की गुफाओं और स्पेन में स्थित ऑल्टीमीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई थी। और इसमें गोरे, घोड़ों, शौकीन, हिरणों, मेमथों यानी विशाल काय जानवरों, गेंडों, शेर, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्गा, उल्लू आदि कुछ जानवर इसके अंदर शामिल थे। चित्रकारी करने के पीछे क्या कारण था? तो चित्रकारी के पीछे या तो कोई धार्मिक कारण यानी रस्म या कोई जादू टोना हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि योजना बना करके शिकार करने के ऊपर चर्चा की जा रही होगी कि भाई साहब ये इतना मोटा जानवर है, ठीक है, इस तरफ से तू भाला लेके आना, इस तरफ से मैं लेके आऊंगा और इस तरफ से कोई और भाला लेके आएगा और उसको अच्छी तरीके से बीच में पकड़ करके पूरी बैंड बजाएंगे। तो भाई योजना बनाने के लिए भी इन चित्रकारी का उपयोग किया जाता होगा। वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज, वर्तमान में कुछ शिकारी संग्राहक समाज है। तो अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशु सारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। ठीक है, और जैसे कि अपना ये आपको दिख रहा होगा, कालाहारी अफ्रीका का रेगिस्तान है और ये इसमें चित्र भी दिया हुआ है। यानी ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग के अंदर बोत्सवाना के आसपास आपका जो है वो कालाहारी जो है वो मरुस्थल स्थित है। और इस मरुस्थल से सबसे पहले कुंगसेन नामक एक शिकारी संग्राहक जो है वो 1870 में एक अफ्रीकी पशु सारक समूह के सदस्य से पहली बार संपर्क स्थापित करता है। और उसके बाद में दूसरी जानकारी के अंदर देखें, यानी वर्तमान शिकारी संग्राहक के अंदर, तो एक है हादगा जन समूह। हादगा शिकारियों का संग्राहक का एक छोटा सा समूह है जो लेक यासी यानी अफ्रीका के एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। और मानव विज्ञानी जेम्स बूडबर्न 1960 के अंदर इसकी खोज करता है। और खाद्य पदार्थों की बात करें तो ये मांस खाते थे, शहद खाते थे और वनस्पति खाते थे, यानी वनस्पति से प्राप्त जो अवशेष थे, जो चीजें संग्रहण करके लाते थे वो। और इनके सीवर जो थे वो चट्टान या पर्वतों पर निवास करते थे। जल के स्रोत से वो 5 किलोमीटर दूर रहते थे ताकि कोई अचानक रात में कोई हिंसक प्राणी आकर के इनके ऊपर आक्रमण नहीं कर दे। और नमी के मौसम में दूर दूर रहते थे और सूखे के मौसम में सघन रहते थे। ये बात इनकी मुख्य रूप से थी। और अधिकार क्षेत्र की बात करें तो इनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जहां मर्जी पड़े ये आराम से रह लेते थे। भारत में शिकारी संग्राहक समुदाय की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर चैंसू, चल्ला, यनाडी, केरल के अंदर कादर, मलाया पडारम, हिल पडारम और टोलनायकन। और कर्नाटक की बात करें तो हिक्की पिक्की, यह अभी प्रेजेंट टाइम में काफी फेमस है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ग्रेट अंडमानी, ओनंगे, सेंटनली और जारवा जो समूह है वो भारत के कुछ प्रमुख शिकारी संग्राहक समुदाय के अंतर्गत आता है।
उसके बाद में बात करें शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर, इसके अंदर एक चीज देखते हैं जिसका नाम है संजाति वृत्त में समकालीन नृजातियों के समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है और उसमें रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है और जिसमें स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का भी अध्ययन किया जाता है। और सबसे लास्ट में देखेंगे उपसंहार, यानी अपने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि भाई मनुष्य ने शिकार किया, फिर संग्रहण, फिर खेती और पशुचारण प्रारंभ किया, फिर स्थायी जीवन जीना शुरू किया जिसमें उन लोगों ने स्थायी घर बना लिया। अब देखो खेती और पशुचारण करेंगे तो एक जगह तो रहना पड़ेगा, तो इस तरीके से इन्होंने घर बना करके एक जगह रहना शुरू किया, तो ये लोग स्थायी निवास करने लग गए। और उसके बाद में है शहर। मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। सबसे पहले आप ये काल रेखा वाली सारणी देख लीजिएगा, वैसे आपके नोट्स के अंदर आ जाएगी कि यानी कौन से साल में कौन सा इससे संबंधित है, कितने लाख वर्ष पूर्व है, वो सारी चीजें इसके संबंध में दी हुई है। ठीक है, चूल्हों के इस्तेमाल के संबंधित पहले साक्ष्य कब प्राप्त होते हैं, 1,25,000। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि समय सारणी से संबंधित बहुत सारी चीजें आ जाती है। और ये प्रश्न भी आया हुआ है कि दफनाने की प्रथम साक्ष्य अपने को कब मिलते हैं, तो 3 लाख साल पहले मिलते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र का मतलब स्वरतंत्र का विकास कब हुआ, आज से 2 लाख साल पहले। ठीक है, इस तरीके से। और सिलाई वाली सुई का आविष्कार कब हुआ, तो 21,000 वर्ष पूर्व इसका आविष्कार होता है। तो ये सारी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनसे संबंधित है। तो इसको अपन दूसरे तरीके से देख लेते हैं, वो अलग फोल्डर के अंदर मैंने डाल रखा है। तो इस तरीके से, ओके, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है क्या? ओके, तो इसमें सबसे पहला है कि होमो, यानी ये जो आपका चैप्टर है इसी से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है कि होमो इरेक्टस, पुरातन होमो सैम्पियंस और निएंडरथल होमो सैम्पियंस की अवधि क्या है, यानी ये कौन सी अवधि से संबंधित है, तो ये 10 लाख से 40,000 साल पहले के हैं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, तो जीवाश्मों से भी मिलती है, पत्थर के औजारों से भी मिलती है और गुफाओं की चित्रकारियों से भी मिलती है। और तो इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। अत्यधिक पुराने पौधे, जानवर या मानव के अवशेष जो एक पत्थर के रूप में बदलकर प्राय किसी चट्टान में समा जाते हैं एवं लाखों वर्षों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। होमिनिड किस अवधि के दौरान अफ्रीका से एशिया में आकर बस गए थे, जो कि अपन ने नोट्स के अंदर अच्छे से देखा है, 70,000 से 1 लाख साल पहले। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई, 24 नवंबर 1859 के अंदर प्रकाशित हुई और इसके अंदर मनुष्य के क्रमिक विकास की जानकारी दी गई है। क्रमिक विकास इसका मानव का, और मानव की उत्पत्ति जानवरों की प्रजातियों से हुई है, इस बात की जानकारी इसमें है। बंदर यानी नर वानर एशिया और अफ्रीका में कितने वर्ष पूर्व आए थे, तो 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व। जीवा यानी जीवों का एक ऐसा समूह जिनके अंदर नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में ये भी क्रम जारी रहता है, क्या कहलाता है, प्रजाति कहलाता है। आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया, भोजन को भूनकर खाना शुरू किया, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए, गुफाओं में रोशनी प्राप्त करने के लिए, यानी इसमें डी ऑप्शन। साथ में अपन इसमें उष्णता भी शामिल कर सकते हैं। मानव विज्ञानी कौन होते हैं, देखो मानव विज्ञानी जो होते हैं मानव संस्कृति और समाज के साथ साथ मानव के जीव विज्ञान के विकासवादी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य कहां से प्राप्त, मतलब कब मिलता है, तो इसमें अपने को 56 लाख वर्ष पहले मिलता है। होमिनिड किससे बना है, होमिनाइड से, होमिनाइड से बना है। होमिनिडों का उद्भव कहां हुआ, तो होमिनिडों का जो उद्भव है वो आपके अफ्रीका में हुआ, आज से 56 लाख वर्ष पूर्व।
होमो का क्या अर्थ है? होमो का अर्थ है आदमी, स्त्री, पुरुष, यानी ए और बी दोनों। होमिनिड किस परिवार से संबंधित है? तो होमिनिड जो है वो आपके होमिनाइड से संबंधित है। होमिनिडों की शाखाओं को क्या कहा जाता है? यानी जीन्स कहा जाता है, यानी वंश कहा जाता है। जीवों का ऐसा समूह नर एवं मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसे प्रजाति या फिर स्पीसीज कहते हैं। फॉरेजिंग का क्या मतलब है? फॉरेजिंग का मतलब है भोजन खोजने के लिए शब्द जो प्रयोग होता है उसका नाम है फॉरेजिंग। होमिनिडों की शाखाओं में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद में होमो, ठीक है। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस के सबसे पहले साक्ष्य आपके अफ्रीका में मिलते हैं और होमो के अंदर अनेक अनेक प्रकार की मानव की शाखाएं हैं। कालाहारी के रेगिस्तान में रहने वाले एक शिकारी समाज का क्या नाम था? तो कुंग सानु। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी निम्न में से किस से मिलती है? तो मानव की जीवाश्म तो इन सब से मिलती है, तो अपन ने बात आगे कर रखी थी। ओल्डुवई गॉर्ज रिफ्ट घाटी जहां आदिकाल मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए, वह कहां स्थित है? तो यह है आपके पूर्वी अफ्रीका। मानव का विकास कैसे हुआ? मानव का जो है वो आपका क्रमिक विकास होता है। किस पुरातात्विक स्थल पर उपयोग चूना पत्थर के उत्खनन के लिए किया गया था? कौन सी घाटी से किया गया था? नियंडर घाटी, जर्मनी से किया गया था। होमो निडरथल के जीवाश्म कहां पाए गए? तो नियंडर घाटी में पाए गए। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो ये 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी। 17 जुलाई 1959 को किसकी खोज हुई थी? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज हुई थी, ठीक है। कहां से हुई थी? तंजानिया। तंजानिया कहां पड़ता है? अफ्रीका में। होमोनिड प्राणी कैसे चलते थे? होमोनिड प्राणी जो है वो सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के ऊपर चलते थे। पैथोलॉजिकल शब्द का उपयोग किया जाता है किससे संबंधित? नियंडरथल से। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। बिल्कुल सही बात, यानी इसके अनुसार मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग स्थानों पर हुई है, यानी क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। होमोनिडों की विभिन्न शाखाएं क्या कहलाती है? ये तो देख लिया। होमो हैबिल्स के जीवाश्म किस किस से प्राप्त किए गए? तो ये इथोपिया में ओमो से भी प्राप्त हुए हैं और तंजानिया में ओल्डुवई गॉर्ज से भी प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन सही होगा। जोग्रेस या जोग्रोस पर्वत जो उपजाऊ वर्तमान की एक श्रृंखला बनाते हैं, जो कहां स्थित है? ईरान के अंदर स्थित है। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। यह संबंधित है होमो सैपियंस से। अंतिम हिम युग कब समाप्त हुआ? तो अंतिम हिम युग जो है वो 13,000 साल पहले समाप्त हुआ और इसके बाद में शुष्क और गर्म जलवायु जो है वो शुरू हो गई थी। नियंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्मों को कौन सी श्रेणी में रखा गया? तो होमो नियंडरथालेसिस के अंदर रखा गया। पत्थर के औजार संभवतः सर्वप्रथम बनाए गए थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस के द्वारा। चारागाह से कृषि व्यवसाय में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? पशुओं को पालतू बनाने की वजह से उनको चारागाह से कृषि व्यवसाय में परिवर्तन हो गया। दफनाने की प्रथा की जानकारी कहां से कब प्राप्त होती है? तो लगभग आज से 3 लाख वर्ष पूर्व, जो कि अपन ने समय सारणी जो लास्ट में घटनाक्रम दिया हुआ ना, उसमें से थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने का क्या अर्थ है? तो त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने का अर्थ है अपमार्जन। हाथों की निपुणता क्या प्रदर्शित करती है? तो हाथों की निपुणता हाथों का लचीलापन। कुछ क्षेत्र में बड़ा जनसंख्या दबाव किस कारण होता है? यह होता है भोजन की उपलब्धता में वृद्धि। जीन्स किसकी शाखा है? जीन्स जो है वो होमिनिड की शाखा है। हजारों की संख्या में प्राप्त शल्क उपकरण और हस्तकुटार कितने साल पुराने हैं? तो 70,000 से 5 लाख वर्ष पूर्व। मानव विज्ञानी किसके विशेषज्ञ होते हैं? तो मानव विज्ञानी जो है मानव संस्कृति और समाज के साथ साथ मानव जीव विज्ञानों के विकासवादी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। गुफाओं और खुले निवास के साक्ष्य किस पुराय स्थलों से प्राप्त होते हैं? तो यूरोप से प्राप्त होते हैं। होमिनिड किस परिवार के सदस्य थे? तो ये होमिनाइड्स के थे। अल्टीमीरा की गुफा पर बनी चित्रकारियों का ध्यान किसकी बेटी मौर्या ने दिलाया? तो मौर्या बेटी किसकी थी? तो ये थी मॉर्सिलिनो चेंज दी सउतुओला।
और इससे संबंधित आपके जितने भी एमसीक्यू प्रश्न थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब आपके इस एमसीक्यू की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मण धारा LAXMANDHARA 3560 लिखना आप टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम चैनल आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो